राधे राधे गुरुजी। मैं उमेश शर्मा हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मुझे आपके द्वारा चलाए गई केतु महादशा विश्लेषण सीरीज बहुत अच्छी लगी और उसी से प्रेरित होके मैं मेरे जीवन का अनुभव और ख़ास तौर से केतु महादशा के समय घटित हुई घटनाएं और उनके दुष्प्रभाव को आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि जिससे कि जिन लोगों के जीवन में केतु महादशा आने वाली है या चल रही है वो इससे कुछ सबक ले सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ी अनहोनी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ अच्छे प्रयास कर सकें। केतु महादशा से पहले मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई या मेरा जीवन का जो विश्लेषण है मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हम बेसिकली एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। मेरे पिताजी एज ए गार्डनर किसी कंपनी में काम करते थे और उन्होंने ही पूरा पालन पोषण अकेले की इनकम से हमारा किया। उन्हें लगभग 1000 से 1500 रुपये मंथली इनकम मिलती थी कंपनी से और उसी में ही हम 4 बहन भाई पढ़ते भी थे और घर की सारी आवश्यकताएं भी पूरी होती थी। चीज़ें इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी लाइफ में कि जीवन के हर स्टेज पे हमें जूझना पड़ता था। जो एक आम आदमी जीवन जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी हम उनके लिए भी तरसते थे। हमारी आर्थिक स्थिति इस कदर ख़राब थी कि हम कभी बाज़ार से खरीदी हुई सब्जियां तक भी नहीं खाते थे। हम खेतों से जो साग होता है उसी से अपनी सब्जियां बनाते थे सीजनल और उसी में खुश रहते थे। हर तरीके से परेशानी झेलते झेलते जब मैं टीनेज में आया और तो उस टाइम मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा निकल रहा था। मैंने जब 10th पास की तो उसके बाद बहुत अच्छे नंबर आए मेरे। मैं पूरे गांव में मैंने टॉप किया, मेरे स्कूल में टॉप किया। मेरी इच्छा थी कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँ +1 में, लेकिन आर्थिक स्थिति के रीज़न से ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए अलग से ट्यूशन के पैसे देने पड़ते थे। वो मेरे फैमिली में ने बताया कि वो कंफर्टेबल नहीं है इतने एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए, तो बिना ट्यूशन के मेरे को पढ़ना है। मैंने साइंस ना लेके मैंने आर्ट से मेरी ग्रेजुएशन की। बेसिकली ग्रेजुएशन के भी पैसे नहीं थे तो मैंने पहले नौकरी की, नौकरी से पैसे कमाए +2 के बाद और फिर जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हुए फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। मैंने मेरी पढ़ाई कंपनी में लगे हुए की। इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, MBA ये सब किया। 2008 में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक चेंज आया और उस चेंज ने मेरी पूरी दुनिया को ही बदल दिया। जो मेरी पत्नी मेरी संगनी बन के आई वो मेरे लिए लक्ष्मी का रूप थी। उसने मेरे जीवन में हर तरीके से खुशियाँ लानी स्टार्ट कर दी। उसके आने से मेरे घर में मेरे पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आना स्टार्ट हो गया। हम लोग बहुत अच्छे जीवन शैली में अपने आप को ढालने लग गए। हर तरीके से जीवन सुख में जाने लगा और ऐसा अनुभव होने लगा कि जीवन में जो दुख देखे थे उनका अंत हुआ और अब एक सुखी जीवन की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे हमारा पति पत्नी का आपस में कनेक्ट भी बहुत अच्छा बनता जा रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेके कई बार आपस में मनमुटाव हो जाना और
पति पत्नियों में जो होता है नॉर्मली, बट वो एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। मैं अपने आप को समझने लग गया था कि मैं बहुत ही लक्की इंसान हूँ। मेरे बेटे की प्राप्ति हुई 2010 में। बड़ा वाला बेटा हुआ मेरे को 2010 में। और उसके बाद हम बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे। चीज़ें अच्छी घटित हो रही थी। इन बिटवीन 2016 में मेरे मिसिज दोबारा से प्रेग्नेंट थी और मेरे को बेटे की प्राप्ति हुई दोबारा से। लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी घटना हुई जिस घटना का दुख मैं पूरी ज़िंदगी शायद रखूँगा। डिलीवरी से 5 मिनट पहले तक मैंने चेकअप कराया तो मेरी वाइफ और मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ थे। सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने 2 घंटे के बाद हमें अपडेट दिया कि आपको बेटे की प्राप्ति हुई है। पूरी रात ऐसे ही चलती रही। अगले दिन दोपहर के बाद डॉक्टर्स ने अपडेट दिया कि आपके बच्चे के पेट में मुंह में गंदा पानी चला गया था, आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लो। हम उसको लेके गए दूसरे डॉक्टर्स के पास। दूसरे डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, तो आप जहाँ पे आप इसकी मदर है आप उसके पास ही रखिए, कुछ अगर होगा बाद में तो आप ट्रीटमेंट कराइएगा। लेकिन उस लापरवाही ने इतना बड़ा दर्द दिया कि मेरा बेटा नापोज हो गया है। वो ना उसका अभी वो 8 साल का हो गया है, लेकिन उसका ना तो वेट बढ़ रहा है, ना शारीरिक रूप से वो गेन कर रहा है, ना मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर है। और वो मेरे लिए जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है। मई 2016 में केतु महादशा मेरे जीवन में आई और उस केतु महादशा ने जैसे ही स्टार्ट हुई मेरे जीवन में कुछ बदलाव होना स्टार्ट हो गया। मेरे को जॉब में कोई बीट नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता था, हार्ड वर्कर था, हर तरीके से अपने टारगेट को अचीव करता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं होने स्टार्ट हो गई जिससे मैं अच्छा करने के बाद भी मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं मिलता था। सीनियर को पता भी होता था कि मैंने अच्छा किया है और वो बेस्ट है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाली जाती थी। इसके अलावा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया गया, जबकि मैं अकेला इंडिविजुअल परफॉर्मर था। उसके बाद भी चीज़ों को नेगलेक्ट करना स्टार्ट किया गया। दिल ऐसे करता था कभी कभी कि आज जॉब का लास्ट डे है, शाम तक रिजाइन पुट अप करना पड़ेगा क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट होने लग गया। उस दौरान जो सबसे बड़ी हिम्मत थी वो मेरी पत्नी थी। वो मेरे को हर दिन एक ही बातें बोलती थी कि आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो, जो होगा देखा जाएगा, आपने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बस आप डेडिकेशन के साथ लगे रहो। और वही मैं करता रहा। मेरा झुकाव, मैं पहले से बहुत आस्तिक था, लेकिन जैसे ही केतु महादशा स्टार्ट हुई तो मेरा झुकाव और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया भगवान के प्रति। और हम नियम से सारी चीज़ें करते थे, हर तरीके से फॉलो करते थे। हर भगवान के जितने भी पूजा होते थे, जितने भी उनके नियम होते थे, वो सारे फॉलो करते थे। घर में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, वो हम कर रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद छोटी छोटी घटनाएं स्टार्ट और बढ़ गई। जैसे मेरे को मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रेशर होना स्टार्ट हो गया। बेटे की प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा धीरे धीरे उस टाइम 8 से 9 महीने का हुआ, तब हमें धीरे धीरे पता चलना स्टार्ट हुआ कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। उसके बाद से हमने डॉक्टरों से कंसल्ट करना स्टार्ट किया। जहाँ पे जिसने जैसा बताया हम उस तरीके
कि डॉक्टर के पास गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, न्यूरो स्पेशलिस्ट को दिखाया। जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से हमने करना स्टार्ट किया। बट बच्चा काफ़ी छोटा था, 1 साल का था, तो यही निकल के आ रहा था कि इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, टाइम आने दो, उसके बाद देखा जाएगा। इन बिटवीन छोटे छोटे एक्सीडेंट होने स्टार्ट हुए। मेरे 2 एक्सीडेंट हुए, मिसेज और बच्चा साथ था। उनको वो अचानक से चलते चलते बाइक से गिर गए, उनको चोटें आई। मैं भी दोबारा से एक बार छोटा सा एक्सीडेंट हुआ मेरे साथ। पर चीज़ें चल रही थी, हम सोच रहे थे कि ये उतार चढ़ाव जीवन का पहलू है और ये चलता रहेगा, हिम्मत नहीं हारनी है। जब हमने इतना ज़्यादा दुख देखा है जीवन में तो ये तो कुछ भी नहीं है, हम इनको अचीव कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मोटिवेशन था वो मेरी मिसेज थी मेरे लिए। चल रहे थे बहुत अच्छे तरीके से और संघर्ष करते करते आगे बढ़ रहे थे। इन बिटवीन मेरी मिसेज की एक डिमांड निकल के आई मेरे को कि उन्होंने बार बार उनकी मतलब जब से वो आई थी मेरे जीवन में तब से उन्होंने बस एक ही चीज़ की डिमांड रखी थी कि मेरे को एक अच्छा घर आप बना के दे दो, ताकि उस घर को सजाना, उस घर में सारी चीज़ें करना वो चाहती थी। और वो उसका ड्रीम हाउस था एक तरीके से। हमने 2018 में सारे जॉइंट फैमिली में हूँ तो सभी फैमिली मेम्बर ने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम एक नया घर बनाएंगे जहाँ पे हम रह रहे वहीं पे, क्योंकि जो हम घर में रह रहे थे वो काफ़ी पुराने थे, पिताजी ने बनवाए थे, पत्थरों के घर थे और काफ़ी पुराने कंडीशन के थे। 2019 में हमने घर का निर्माण कार्य स्टार्ट किया और मैं ऐसा घर बनाना चाहता था जिसमें कोई दोष ना हो, किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट ना है। वास्तु के बारे में मेरे को ABCD नहीं पता था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वास्तु एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें अगर सही चीज़ें सही जगह बना दी जाए तो घर में से बरकत होती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं और बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। हमने उसी तरीके से चीज़ें प्लान की, सिंपल बनाया, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं रखा, जहाँ पे होनी चाहिए चीज़ें वहीं रखने की कोशिश करी। फिर 2020 आते आते कोरोना स्टार्ट हो गया और हमारा घर जो है फाइनल स्टेज पे पहुंचा बनते हुए। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई जिसने बहुत ज़्यादा एक विचलतपन पैदा किया कि कोई भी हमारे घर को बनता हुआ देख के ना खुश नहीं था। हमारे पड़ोसी गांव में कुछ लोग, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये लोग इतने गरीब थे, ये अच्छे कैसे हो पाएंगे, अच्छे जीवन में कैसे रह पाएंगे, मतलब क्यों रहना, इनको कहाँ से इनके पास इतने पैसे आए कि ये घर बना रहे हैं। और बहुत सारे मतलब गांव में होती हैं चीज़ें, लोगों को ऊपर बढ़ता हुआ देख के, किसी को कमाते हुए देख के कोई खुश नहीं रहना चाहता। गांव के सरपंच ने भी बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हमारे साथ की। हमारे ज़मीन को पंचायत में दबाने की कोशिश करी, हम लोगों को धमकियाँ दी, हम लोगों को इतना प्रेशराइज किया कि हम वो घर का काम बंद कर दें, घर को ना बनाएं। लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो घर बनता चला गया। हमने हर चीज़ें झेली, फाइनल घर बना। लेकिन जब घर फाइनल मतलब बनने से बिल्कुल फाइनल स्टेज पे कुछ ऐसी घटना और घटित हुई जिसने फिर दोबारा से एक झटका दिया। फैमिली मेम्बर अचानक से पूरे फैमिली मेम्बर बीमार हुए। अक्टूबर 2020 को हमारे घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। हर किसी को डेंगू हो गया, हर कोई हॉस्पिटलाइज था 5-5 दिन, 6-6 दिन, हर कोई परेशान, हर कोई दिक्कत में। लेकिन चीज़ें इतनी घटित हुई, अचानक से सारी चीज़ें गलत हो रही थी। फिर
सभी हॉस्पिटलाइज होने के बाद घर आए। उसके बाद जो घर में जो भी काम करने आ रहा था, चाहे वो पेंटर था, चाहे वो बढ़ाई था, कोई भी था, उनको भी अचानक से दिक्कतें हुई और वो भी काम छोड़ के चले गए। लेकिन हमने जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने घर प्रवेश किया। नवंबर 2020 में हमने घर प्रवेश किया और एक नए जीवन का शुरुआत की और ये समझा कि जीवन में बहुत बड़ी माइलस्टोन है, क्योंकि घर जीवन में एक बार ही बनता है, वो बनाने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद 6 महीने तक सारी चीज़ें ठीक चलती रही। घर में डेकोरेशन का काम धीरे धीरे हमने स्टार्ट किया कराना। मेरी मिसेस सारी एक्टिविटियाँ करती थी। लेकिन 17 जुलाई 2021 को अचानक से मेरी मिसेस को वोमिटिंग हुई। वोमिटिंग होने के बाद अगले दिन उसको एडमिट कराया, हॉस्पिटलाइज रखा गया 3 दिन के लिए। उसके बाद हम घर लेके आए, लेकिन वो ऐसी वोमिटिंग थी कि जिसको आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। लगातार 3 घंटे वोमिटिंग। उसके बाद दोबारा से 1 वीक के बाद दोबारा लेके गए हॉस्पिटल, कंसल्ट किया। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सारे टेस्ट किए, MRI वगैरह कराना स्टार्ट किया, CT स्कैन कराया, पेट का सारी चीज़ें कराई, लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। 15 दिन तक वहाँ पे इलाज चालू किया, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आई। डॉक्टर चेंज किया, दूसरी जगह गए, दूसरे डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करके सारी चीज़ें कराई, उनको कुछ समझ में नहीं आया। 2 महीने इलाज चालू किया। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि आप जयपुर लेके जाओ। SMS हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट किया। पर्सनली डॉक्टर के घर पे जाके अपॉइंट लेके वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि अलवर में कोई कर्नल है, डॉक्टर है, और वो घर पे ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ पे हमने कराया। लेकिन ओवरऑल जहाँ पे भी हम करा रहे थे, कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि इनको बीमारी क्या है, किस रीज़न से इनको वोमिटिंग हो रही है। मैं लोगों से कनेक्ट करता था कि कोई मेरे को हेल्प करे। लोग जब मेरे को हालचाल के लिए पूछते थे, नॉर्मली ऑफिस में या घर पे या बाहर कहीं पे फ्रेंड सर्कल में, तो मैं उनको प्रॉब्लम बताता था, ताकि कोई एटलीस्ट मेरे को ये बताए कि इसका कोई सल्यूशन है, या मेरे को एटलीस्ट कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं एक सही जगह जा सकूं, या मेरे को एक सही डॉक्टर मिल जाए। मैं तरस रहा था एक अच्छे डॉक्टर के लिए, मैं एक अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मेरे को कहीं कुछ नहीं मिला। हर तरीके से मैं अपने आप को ना अकेला फील कर रहा था, अलोन हो गया था मैं हर तरीके से, कुछ नहीं मिला मेरे को। और मेरे वाइफ की जो तबीयत है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। किसी ने बताया कि आप जयपुर में होम्योपैथिक इलाज चालू कराओ। मैंने होम्योपैथिक इलाज चालू कराया, 3 महीने इलाज किया। उसके बाद अचानक से उनके शरीर में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई। स्वेलिंग होने के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि ये इस बीमारी में ऐसा होता है। चीज़ें बढ़ती जा रही थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन गई कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हर तरीके से सोचता जो था वो कर नहीं पाता था। ऑफिस से भी इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि ना ऑफिस में मन लगता था, ना घर पे मन लगता था। बेटे की प्रॉब्लम को तो मैंने साइड में ही कर दिया था, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस की। 1.5 महीने तक हम मेदांता हॉस्पिटल में, मैंने फाइनली मिसेज को दिखाया तो उन्होंने एडमिट कराने की सलाह दी। 1.5 महीने तक हमने वहाँ पे उनको रखा। वहाँ पे मेरे पास जितना भी अर्निंग थी, जिस तरीके की भी थी, वो सब मैं लगा चुका था। फाइनली उन्होंने भी मेरे को बताया, मेदांता हॉस्पिटल ने भी बताया कि इनको बड़े इंस्टीट्यूट में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे इनकी बीमारी के ऊपर रिसर्च होगा, और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है। हम इनको फिर एम्स लेके गए, एम्स में एडमिट कराया और एम्स में इनका ट्रीटमेंट चालू किया।
वहाँ पे इनकी हालत बहुत ख़राबी हो रही थी, ठीक नहीं हो पा रहे थे और ऑलमोस्ट 21 डेज़ हॉस्पिटल में रहने के बाद इनको आईसीयू में मूव किया। आईसीयू में इनको वेंटिलेटर पे ले गए और 21 जैन 2023 को मेरी मिसिस मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, सभी को छोड़ के इस दुनिया से चली गई। मैं सच बताऊं तो मेरी जीवन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मेरी वाइफ थी। वो मेरे को हर एक मतलब जीवन के हर एक मोड़ पे मेरे साथ खड़ी रहती थी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा वो दे रही थी, मेरे घर को संवार रही थी और लाइफ को मतलब इतना स्मूथ बनाया था उसने कि मैं समझता था कि मैं जीवन में मेरे को बहुत बहुत कुछ भगवान ने जो अपनी इच्छा से दिया है ना, वो मेरे लिए इनफ है। मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ ये घटना हुई, जो मेरी मिसेस मेरे को छोड़ के गई और मेरे बच्चों को छोड़ के गई, रियली में ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा। और मैं टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया, जीने की इच्छा ख़त्म हो गई और चीज़ें इतनी ख़त्म हो गई लाइफ में कि ना अब दिल करता है कि जो घर बनाया उसमें रहने का दिल करता है, ना ऑफिस में काम करने का, ना बच्चे के बीमारी के ऊपर मैं अभी ज़्यादा फोकस कर पा, उसको मेडिसिन देना, उसको वो चीज़ें कराना, एक्टिविटी कराना, वो मैं अकेला नहीं कर सकता। मतलब जीवन अधूरा हो गया, बहुत बहुत अधूरा हो गया मेरा। और मैं बता नहीं सकता कि मेरे को कितना बड़ा अलगाव मिला है केतु महादशा ने जो मेरे को दिया है। 2023 मई से मेरे जीवन में शुक्र महादशा का प्रारंभ हुआ। लेकिन ये होता है ना कि अगर केतु महादशा में आपको जीवन में बहुत बड़ा दुख मिला है तो शुक्र महादशा का उतना आप फल एंजॉय नहीं कर सकते। वो मेरे साथ अभी हो ही रहा है कि मैं बहुत खुश नहीं हूँ, बस चीज़ें उस लेवल की नहीं बनी हैं। जो दर्द देखा है उस दर्द के सामने अब जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी लगती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि केतु महादशा के जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि केतु महादशा में सबसे पहला जो होता है, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। अच्छी बातें ये हुई कि मेरी जॉब इतनी मतलब अप डाउन में चल रही थी, फिर भी मेरी जॉब नहीं गई। इसके अलावा मेरी जॉब 2016 में चेंज ही हुई थी। देन इसके अलावा गाड़ी का सुख मेरे को मिला, मकान बनाने का सुख मेरे को मिला, छोटी मोटी घटनाएं घटित होनी स्टार्ट हुई। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है केतु महादशा में वो होता है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा, आप बिना दिमाग के हो जाओगे। ये मैंने फील किया है, महसूस किया है। मैं सोचता था लेकिन मैं चीज़ें अलग अलग दिमाग में आती थी, जो सही चीज़ें हैं वो नहीं कर पा रहा था मैं। इसके अलावा जो होता है, आपके सारे प्यारे यार रिश्तेदार सब दूर हो जाएंगे, आप अलोन फील करोगे। इसके अलावा जो होता है वो ये होता है कि आपकी योजनाएं हैं बनाने की खूब कोशिश करोगे, लेकिन योजनाएं आपकी सफल नहीं होगी, लास्ट मोमेंट पे आके चीज़ें रुक जाएंगी। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है अलगाव का। 99% लोगों का अनुभव, जैसा कि गुरुजी आपने अपने सीरीज़ के माध्यम से बताया है, लोगों को हुआ है। और ये अलगाव उन लोगों को होता है जो सबसे क्लोज होते हैं, जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते, उन लोगों से अलगाव मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मतलब एक संकट है इस महादशा में।
जिससे बचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इसके जितने हो सकता है आप उपाय कीजिए। केतु महादशा के लिए आप केतु महादशा के जाप करा सकते हैं। इसके अलावा उनको शांत करने के लिए जो कुछ रेमेडी होती है छोटी मोटी आप दान दक्षिणा करते रहिए, शांत रहिए। चीज़ें गलत हो रही है तो होने दीजिए। मतलब अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है या फिर आपको परेशान करता है तो करने दीजिए, बट आप उसके अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि वो चीज़ें आपके अगेंस्ट बनेंगी, 100% बनेगी। इसके अलावा जितना हो सकता है आप थोड़ा सा अपने जितने भी साथ वाले हैं, रहने वाले हैं, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि जिसके साथ आप मोह रखोगे ना उसके साथ चीज़ें गलत बनती हैं। इसके अलावा जो शुक्र महादशा है उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, क्योंकि मेरी शुक्र दशा को सिर्फ 1 साल ही हुआ है। इसमें इतना ज़रूर हुआ है कि मेरी जॉब मेरी वाइफ के जाने के बाद ऑलमोस्ट एंड आ चुका था। मैं बिल्कुल भी मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो जो दुख है वो बहुत बड़ा है, वो अनरिपेयरेबल है पूरी लाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। बट उस सिचुएशन में भी मेरी जॉब एटलीस्ट उस टाइम पीरियड में सेफ रही, मेरे को जॉब से नहीं निकाला गया। जैसे तैसे मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत रिकवर किया है। अभी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सही मायने में जो चीज़ें मेरी 2016 से पहले थी उसका मैं 50% भी नहीं रहा हूँ, और अब मेरे को लगता भी नहीं है कि मैं वो चीज़ें जीवन में कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है जीवन में। तो यही है निष्कर्ष मेरी बातों का कि केतु महादशा बहुत बड़ा दुख देके जाती है। सुख के कुछ पल आते हैं, लेकिन अगर आप टाइम से संभल जाओगे तो हो सकता है कि आपके साथ कोई इस तरीके की घटनाएं नहीं घटित होंगी। और फाइनली जो गुरुजी जो ये एक्टिविटियाँ कर रहे हैं, जो अभी इन्होंने सीरीज़ स्टार्ट की है, वो रियली में मेरे को बहुत पसंद आई। और सच बताऊं तो मैं आज तक मैंने हज़ारों वीडियो देखी हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं। उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके बताए हैं, बट जो जीवन के रियली प्रैक्टिकल जो अनुभव है, जो गुरुजी इस सीरीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं ये सीरीज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक निवेदन करना यही चाहूँगा कि आप हज़ारों वीडियो देखो, लाखों देखो, ठीक है, बट कुछ अच्छे जो कंटेंट बनाते हैं ना उसको आप ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि ऐसे कंटेंट नहीं पता कब जीवन के किस स्टेज पे आपको कोई क्लू दे जाए और वो क्लू आपके जीवन को बदल दें। तो मैं चाहूँगा कि आप इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं सच बताऊँ मैंने बहुत वीडियो देखी, लेकिन आज तक मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। सच में किसी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ मैंने इनकी वीडियो देखी और इनकी 10 लगातार वीडियो देखी है केतु महादशा के ऊपर जो इन्होंने बनाई है, उसके बाद मैंने इनको फॉलो किया है। तो मैं चाहूँगा कि ये अच्छे बना रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कीजिए ताकि ये जीवन में कुछ अच्छा और करें और लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाएं। धन्यवाद, आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं उमेश जी के बर्थ डिटेल्स की। देखिए, इनका 12 नवंबर 1986 का जन्म है, 12:40 दोपहर के, और रेवाड़ी हरियाणा का बर्थ है। इनका मकर लगन है, लगन में ही इनके मंगल विराजित हैं, सेकंड हाउस में इनके गुरु विराजित हैं, थर्ड हाउस में इनके चंद्र और राहु की द्विग्रह युति है, 9th हाउस यानी कि भाग्य स्थान में इनके केतु विराजित हैं, दशम स्थान में इनके सूर्य, बुध और शुक्र की त्रिग्रह युति है, लाभ स्थान में यानी कि एकादशेष इनके शनि विराजित है। तो ये इनके ग्रहों की स्थिति है।